गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि संस्कृत का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। कमजोर से बच्चे, जो भी कमजोर बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि हमसे संस्कृत का पेपर बिल्कुल नहीं निकलेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये आपसे बता दें कि जो भी क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 साल के प्रीवियस पेपर से गिने चुने क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो इसके लिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सके। और एक बात ये भी है कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस प्रश्न को देखते हुए हमारा भी हौसला जरूर बढ़ाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। चलिए बिना समय लॉस किए हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब आपसे हम बता दें कि जो गांधी सेतु पुल कहां अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके पीछे साल में पूछा था और इस बार में पूछेगा 2023 में। गांधी सेतु पुल कहां अवस्थित है, तो आपसे बता दें कि यह पुल हमेशा कहां है, पाटलिपुत्र। क्योंकि आपसे बता दें कि गांधी सेतु पुल पटना यानी कि पाटलिपुत्र को ही हम पटना कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। आपसे बता दें कि यहाँ पे पुष्पपुर और कुसुमपुर, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका पुष्पपुर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेकिन आप इस बात को फोकस करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2000 वर्ष, 1000 वर्ष, 2500 वर्ष, 1500 वर्ष। जी हाँ, 2500 वर्ष। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 2500 वर्ष। से बता दें कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल वाला प्रश्न है। तो इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन है कुट्टनिमतम काव्य के कवि कौन है। इसमें कवि की बात कही जा रही है कि जो आपका कुट्टनिमतम काव्य की कवि कौन है। राजशेखर जी है कि दामोदर गुप्त जी है कि विशाखा दत्त जी है कि कालिदास जी है। आपसे बता दें कि करेक्ट आंसर दामोदर गुप्त जी, क्योंकि दामोदर गुप्त जी पाटलिपुत्र के विषय में ज्यादा व्याख्या किए हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि पाटलिपुत्र में सरस्वती के वंशज लोग निवास करते थे और करते हैं, इसीलिए वहां पाटलिपुत्र को एक शिक्षा का स्थान माना जाता था। आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का संवाद किया, तो धूर्तों ने। किसने किया? धूर्तों ने। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप ध्यान से देखते चलिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कारण कि सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल और ध्यान से देखिए मेरे बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, आग कहां लगाई गई, तो आलसशाला में। आग कहां लगाई गई? आलसशाला में। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो आपसे बता दें कि पंच माने 5, चतुर्विंशति माने 24, तो उत्तर होगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है आपका 8। क्वेश्चन कितना है बाबू? 8। जो क्वेश्चन 8 है यह क्वेश्चन कर रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो इसमें पत्नी का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। कौन पत्नी थी उसकी? उनकी कौन पत्नी थी? तो मैत्रेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत में मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो इसमें भी वही पॉइंट मिलेगा आपको, मैत्रेयी का महाभारत में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 10वां। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ये अभी वर्तमान की है जो संस्कृत की लेखिका मानी जा रही है, मिथिलेश कुमारी मिश्र।
नेक्स्ट, सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो आपसे बता दें कि जन्म से पहले हो जाता है। कब होता है बाबू? जन्म से पहले। ये हमेशा ध्यान दीजिए, कहा कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक अलग पहचान क्वेश्चन लेकर आ रहा है। जन्म से पहले। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? बच्चों का योग पवित्र करना, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। ऑप्शन नंबर बी, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, यानी कि 12 का उत्तर हो जाएगा बी। समय इंतजार करिए, आपको आंसर हर एक टिक होते चला जाएगा, आप लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? बाबू गृहस्थ जीवन यानी कि उस शादी के बाद ही करेगा, यानी कि विवाहोपरांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में कोई भी जाता है तो विवाहोपरांत के बाद ही जाता है, उसके पहले कोई नहीं जाता, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अभी टिक हो गया आपको, देखिए ऑलरेडी सब टिक हो रहा है, सब सेटिंग के सेट है। आपको जैसे जैसे टिक होते जा रहा है आप उसको देखते चले, क्योंकि देखिए अगर बीच में हम यहाँ आके स्लाइड करें तो आपको लिखने में दिक्कत होगा, इसलिए हम साइड में है और आपको समझाते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? बाबू ध्यान देना, जब विवाह होता है ना उसमें कौन एक ऐसा संस्कार होता है जिसको नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वह है आपका कन्यादान होता है। आप ध्यान देना, हाँ, वाग्यदान होता है, अग्नि स्थापन होता है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है यही नहीं होता है। और बोल भी रहे तो आपको पता चलेगा कि सर तीनों जब होता ही है तो लास्ट वाला नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हर एक क्वेश्चन है, आपसे बता दें, बार बार इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, और नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आप हमारे हौसले को बढ़ाइए, हम आपके लिए प्रश्न लेकर आते हैं। शिक्षा वहीनी कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं? तो आपसे बता दें कि ये लोग हमेशा भीखन टोला गांव में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भीखन टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई? 1 कोस दूरी पर विद्यालय की स्थापना भीखन टोला में किसके द्वारा की गई? तमाम लोग हैं यहाँ। मुखिया के द्वारा? जी नहीं। ग्राम सेवक के द्वारा? जी नहीं। शासन के द्वारा? जी हाँ, शासन के ही द्वारा 1 कोस दूरी पर विद्यालय की स्थापना की गई भीखन टोला में, तो वह शासन के द्वारा की गई थी, ना मुखिया, ना ही ग्राम सेवक और ना ही गांव के धनी व्यक्ति के द्वारा। जो शासन प्रशासन थे उनके द्वारा वहां विद्यालय की स्थापना की गई। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। वेद भाष्य की रचना किसने की? वेद भाष्य की रचना किसने की? तो आपसे बता दें कि विरजानंद ने। किसने की? विरजानंद ने। क्वेश्चन नंबर आपका है 18, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? स्वामी दयानंद की मृत्यु का बारे में कहा जाए तो आप हमेशा याद रखना 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपसे बताते कि गुजरात में। देखिए आप घबराइए मत, एक एक करके जरूर लिखते चलिएगा, और ऐसे तो हो सके तो याद हो जाए तो और बेटर रहेगा। आपको स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप हमेशा फोकस करना। जितने क्वेश्चन यहाँ लगवा रहे हैं और बता रहे हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, और कमजोर से कमजोर बच्चे भी इसको देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत के पेपर में। अगला क्वेश्चन है बाघ के हाथ में क्या था? भैया सोने का कंगन था। बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। तलवार नहीं था, मृतक का सिर नहीं था, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सोने का कंगन था। तो कोई पूछेगा बाघ के हाथ में क्या था? तो कहना सोने का कंगन। बाघ कैसा था? बूढ़ा था? जी हाँ। गलित नखदंत था? जी हाँ। शक्तिहीन था? जी हाँ। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी था। क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 नंबर देखिए, आपको 30 क्वेश्चन लेकर आए, 30 अपने में एक अलग पहचान देकर ही जाएगा। अपने को वंशहीन कौन कहता है? अपने को वंशहीन माने वंशहीन कौन कहता है? बेचारा बाघ कहता है।
पाथिक, राजा, साधु, बाघ। वंशहीन कौन कहता है? बाघ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चर्चा किया गया है ना वो वंशहीन का बात कहा जा रहा है। तो पाथिक होगा नहीं करेगा, राजा होगा ही नहीं, साधु होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका बाघ। क्योंकि देखिए आपसे बता दें कि जो भी क्वेश्चन लेकर आए काफी हेल्पफुल हो सकता है, और आपको इसलिए हम समय भी देते चल रहे हैं कि आप अगर लिखने में लेट कर रहे हैं तो आप उसको लिख ले, और इस तरह भी आप अगर इस पीडीएफ रहेगा आप उसको देख भी सकते हैं, ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंद्र क्या चाहता था? इंद्र क्या चाहता था? इंद्र क्या चाहता था? भिक्षा चाहता था, शिक्षा चाहता था, राज्य चाहता था, इनमें से कोई नहीं। बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट, वह भिक्षा चाहता था। इंद्र क्या चाहता था? इंद्र भिक्षा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि क्वेश्चन 24, सब क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता है? भैया बता दे कि अग्नि इष्ट फल कर्ण देना चाहते थे। कौन देना चाहते थे? कर्ण। 25 नंबर क्वेश्चन, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? तो किसकी थी? तो कृष्ण की थी। आप ऑप्शन हमेशा याद रखना कि कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? तो कृष्ण जी की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? तो शीत युद्ध। कौन सा प्रचलित है बाबू? शीत युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको सेट है, जैसे आपको उत्तर बताए जाएंगे सर्कल होते जाएगा और आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? तो कलह और अशांति। जहां शत्रु राज्य रहेगा वह कलह और अशांति रहेगा, शांति का माहौल नहीं हो सकता है। 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। चरक संहिता के रचयिता कौन है? अच्छा ऊपर एक क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ये किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट। देखिए नाम पे ही डिपेंड है, आर्यभट्ट ये किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट। चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो आपको चरक। कौन है? चरक। देखिए नाम से सब यहाँ पे अटैच है। क्वेश्चन नंबर 30, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो ज्योतिषी के शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें ज्योतिषी के अनुसार ही क्या किए जाते हैं, कुछ भी सत्यापन किया जाता है। ये 30 एमसीक्यू आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, और आप इसको देखना ना भूले और साधारण रूप से आप इसको सॉल्व करें। और इतना